ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन्स। अभी हम लोगों ने स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लिया पिछले वीडियोस में। आज हम लोग प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं और फिर सबसे एंड में हम लोग करेंगे प्लेन। अभी 3 या 4 क्लास चलेगी बेटा, उसके बाद हम लोग आएंगे टेट्राहेड्रन, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर और वेक्टर इक्वेशंस पे। ऐसा हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेट्राहेड्रन के अंदर फेस के बीच में एंगल निकालने की जरूरत पड़ती है और टेट्राहेड्रन का जो फेस है वो एक प्लेन है। तो जब तक आपको प्लेन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तब तक टेट्राहेड्रन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि हम प्लेन की इक्वेशन को और उसको डील करने के लिए सीखें। सो लेट्स स्टार्ट प्लेन। ठीक है बच्चे, तो प्लेन के लिए अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो इट हैज गॉट ए सिमिलरिटी विथ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 2D। अगर प्लेन की बात की जाएगी तो प्लेन का स्ट्रेट लाइन के 2D से बहुत ज्यादा नेचर, बिहेवियर और फॉर्मूले वगैरह भी सिमिलर है। मैं डिस्कस करता जाऊंगा जहां जहां पे उस तरह की सिमिलरिटीज आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्लेन और यू कैन से इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर आपको दो इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की बात की जाएगी तो इसके अंदर हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होती है। पहली, हमें प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर मालूम होता है। प्लेन के ऊपर नॉर्मल जो होगा वो यूनिट वेक्टर मालूम होता है। और दूसरी इक्वेशन होती है बेटा कि हमें प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होता है। पहली कि हमें प्लेन मान लीजिए ये है तो इसके ऊपर कोई वेक्टर नॉर्मल होगा तो प्लेन के ऊपर एक यूनिट वेक्टर मालूम होता है जो कि नॉर्मल है। और दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज है कि मुझे इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होता है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि मान लीजिए ये जो बोर्ड है जिस पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये प्लेन है और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है d, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है d, मान लो कि ये जो इस मार्कर का कैप है ये ओरिजिन है, तो मुझे ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है d और प्लेन पे नॉर्मल जो है यूनिट वेक्टर वो मालूम है n कैप। दो बातें मुझे क्या मालूम है? पहली, ये मालूम है कि परपेंडिकुलर distance of plane from origin is d। पहली चीज मालूम है। और दूसरी चीज क्या मालूम है? n cap is unit vector normal to the plane। तो ये दो बातें मुझे पहले से मालूम है। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए कि ये प्लेन है आपका, ये मार्कर मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है बेटा और ये डिस्टेंस है d। तो मार्कर की वेक्टर वाइज इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी एन कैप, क्योंकि ये डिस्टेंस है d और परपेंडिकुलर नॉर्मल जो n वेक्टर है। तो मार्कर की यहां से ये चीज हो जाएगी डी एन कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से देखो मतलब ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट जहां पे ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी एन कैप। तो ये हो गया बेटा डी एन कैप, करेक्ट। नाउ यू टेक एनी पॉइंट इन द प्लेन, यू जस्ट टेक एनी पॉइंट P इन द प्लेन और P जनरल पॉइंट लेते हैं बेटा तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R। ठीक है, P आप एक जनरल पॉइंट लेते हो तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R। ये आप देखो कि ये पॉइंट है डी एन कैप और ये ओरिजिन है
तो ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन 0 0। अगर मैं इसको P से मिला दूं, इसको P से मिला दूं, तो देखो कि ये डी एन कैप जो है ये इस वेक्टर, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, तो एपी पे परपेंडिकुलर होगा। ये डी एन कैप वेक्टर जो है ये एपी पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये डी एन कैप वेक्टर एपी पे परपेंडिकुलर होगा तो इस डी एन कैप वेक्टर का मतलब इस मार्कर का डॉट प्रोडक्ट एपी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस ए का पोजीशन वेक्टर है डी एन कैप, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको ऑरिजिन ट्रीट किया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इफ फीट ऑफ perpendicular from origin to the plane is A, then position vector of A क्या हो जाएगा बेटा, D n cap, then position vector of A will be D n cap। ये एक बात हो गई। लेट P R बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है बेटा, लेट P R बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, देन तो क्या होगा बेटा, एपी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा बताइए, ये हो जाएगा आपका R माइनस डी एन कैप, एंड एपी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू OA, that is DN cap। करेक्ट है बेटा। तो AP डॉट OA इज इक्वल टू 0, R माइनस DN कैप डॉट DN कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, R माइनस DN कैप डॉट डी एन कैप क्या हो गया, 0 हो गया। तो R डॉट एन कैप, डी तो स्केलर है बाहर निकाल दो, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। डी को आप कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल जाएगी वेक्टर इक्वेशन आपको, R डॉट एन इक्वल टू डी। R डॉट एन से बेहतर है कहना एन कैप, सो R डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो जब कभी भी आपको प्लेन की इक्वेशन वेक्टर में इस फॉर्मेट में दी हुई हो, R डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इट मीन्स दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एंड D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin। I hope the derivation is clear to you, and this is the equation। So first of all you write this, then I will proceed and I will give a equation in Cartesian form। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए बेटा, उसके बाद मैं इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी एक्सप्रेस करूंगा, और वो हर एक इक्वेशन जिसको मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करूंगा कार्टेशियन में भी करूंगा, हम लोग दोनों को साथ के साथ देखेंगे। कंसेप्ट समझना जरूरी है, कन्वर्जन इजी है, उसके लिए बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से हम लोग उसको कर लेंगे बेटा। तो R डॉट एन कैप ध्यान रखना, यहां n यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर n यूनिट वेक्टर है तो D परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आई होप इट इज क्लियर, आई कैन मूव एट। चलिए
अब डायरेक्टली हम लोग वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन फॉर्म पे आ जाते हैं बेटा। कार्टेशियन फॉर्म, आर क्या है, जनरल पॉइंट था बेटा, क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या लिखोगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा, डी तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप सिंपल लिख दीजिए आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो आप क्या लिखेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। So this will be the Cartesian equation of a plane whose direction cosine of normal vector is lmn and perpendicular distance from origin is d. तो हम क्या लिखेंगे बेटा, lx plus my plus nz equal to d is equation of plane where जहां पे कि एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स या लिख लो ऑफ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ऑफ यूनिट वेक्टर normal to plane, and D is perpendicular distance of plane from origin। हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, D आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इट शुड बी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो इधर माइनस को शिफ्ट कर दो। ठीक, चलिए अब एक बात और है, यहां पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा अगर मैं इसको दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, मेरा कहना है क्या होगा अगर मैं इसको दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा बीइंग एनी स्केलर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखिएगा, लैम्डा एल एक्स प्लस लैम्डा एम वाई प्लस लैम्डा एन जेड इक्वल टू लैम्डा डी। करेक्ट, लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर। ठीक है बेटा, तो ये लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन डायरेक्शन कोसाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन कोसाइन विल कन्वर्ट इनटू डायरेक्शन रेशियो। इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और लैम्डा डी को लेट्स से अनदर कांस्टेंट डी, रिदमिक है, ए बी सी लिख रहे हो तो डी भी लिख दो। तो ये नहीं कि सर ये वाला डी लैम्डा डी था तो यहां डी कैसे लिख दिया, दैट इज अनदर कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा याद करने में आसानी होती है इसलिए, अदरवाइज इसको आप पी क्यू कुछ भी मान लीजिए। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। करेक्ट, एबीसी क्या हो जाएगा बेटा, एबीसी विल बी डायरेक्शन रेशियो नाउ, एंड एज एबीसी इज डायरेक्शन रेशियो दैट्स व्हाई डी इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमेशा ध्यान रखना, ये लैम्डा डी था, मैंने डायरेक्ट डी लिख दिया, बट आपको यहां से ये सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफर्टेबल नहीं है तो डी को आप पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से मैं आ जाता हूं और एक जनरल बात लिख देता हूं कि any linear equation in x, y and z, any linear equation in x, y and z gives us equation of plane। ठीक है बेटा, any linear equation in x, y and z gives us equation of plane। तो क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी क्या देगा आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा, वेयर जहां की ए
बी एंड सी आर क्या बेटा डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ठीक है। अब ये ना ही यूनिट वेक्टर है ना ही एबीसी डायरेक्शन कोसाइन है इसीलिए इस टाइम पे जो इधर डी है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्शन कोसाइन के साथ डील कर रहे थे तो उस वक्त ये क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के साथ होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डायरेक्शन रेशियो के साथ होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। इट इज जस्ट ए कांस्टेंट। इफ यू आर सो मच क्यूरियस आपको नहीं चाहिए ही चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन में कन्वर्ट कर लो सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो हो गया। अब वहां पे डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। फटाफट से लिख लीजिए यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है बच्चों चलिए। अच्छा कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर फिर यहां पे तो कर ही दिया डायरेक्शन रेशियो का काम तो वेक्टर इक्वेशन को भी डील कर लो एक बार। चलो बढ़िया बात है वेक्टर इक्वेशन को भी डील कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एन कैप को एन वेक्टर से रिप्लेस कर दो सिंपल और कुछ नहीं करना आर डॉट एन इक्वल टू डी। पहले क्या था बेटा पहले था एन कैप ध्यान दे पहले था एन कैप अब है एन तो ये भी क्या हो गया ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टिल इट इज इन नॉर्मल फॉर्म उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि नॉर्मल वेक्टर है। अब यहां पे एन वेक्टर क्या है एन इज नॉर्मल वेक्टर का मतलब नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है ये आर क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन बट राइट नाउ दिस डी इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट। तो ये बात है यहां तक समझना आपका जरूरी है। अगर आपने इन सभी चीजों को समझ लिया है तो मैं एक बार समअप कर देता हूं जो छोटी छोटी बातें हुई है। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी अगर आप लिखते हो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। इसी का कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी जहां एल एम एन क्या है बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्स वाई जेड इज एनी जनरल पॉइंट। उसी का वेक्टर फॉर्म जनरलाइज कर देंगे एन वेक्टर को जो वहां पे नॉर्मल कैप था एन कैप था यहां वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे तो आर डॉट एन इक्वल टू डी इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन n vector is normal to the plane r is position vector of any point on the plane. Now this is d is just a constant it is not a perpendicular distance। चाहिए तो n का यूनिट वेक्टर बना लो यहां भी कर दो मिल जाएगा मॉड n से डिवाइड कर दो d बाय मॉड n आपका हो जाएगा। जनरल सेंस में जैसे आप 2D में पढ़ते थे बेटा 9th क्लास से आप डायग्राम बनाते आ रहे हो एनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन जैसे उसमें z जुड़ा एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। तो ये सिमिलरिटी आ गई बार बार मैं नोटिस करवाऊंगा आपको। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इज इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन करेक्ट। सो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। सो नाउ वी कैन मूव फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेन। चलिए इसको मैं हटाता हूं।
बच्चों? तो ये प्लेन का देखो एक फर्स्ट फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये फॉर्मेट भी हटा देने दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो अब लिखेंगे हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point, passing through a given point and normal to a given vector, normal to a given vector। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए कि वो गिवन पॉइंट है ए एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर। तो जो वेक्टर है जो नॉर्मल है उसको मान लेते हैं एन वेक्टर। सो ए आपका वो पॉइंट है जिससे आपका प्लेन पास कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए और एन आपका नॉर्मल वेक्टर है। अगेन मान लो यही ये बोर्ड जो है आपका प्लेन है, ये पॉइंट है बेटा ए, ठीक है, और ये मार्कर मान लीजिए कहीं पे भी पड़ा, ये है हमारा एन वेक्टर। What you will do? Again, take any point P on the plane. Take any point P with position vector R on the plane. ठीक है बेटा? तो जो AP वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? R माइनस ए, एंड AP क्या है? प्लेन पे है। N क्या है? प्लेन पे नॉर्मल है। तो AP का अगर n से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा? 0। ठीक है बेटा? तो AP डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे हम लोग? R माइनस ए डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, R डॉट n इक्वल टू A डॉट n। करेक्ट? आप चाहो तो A डॉट n को किसी नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करो, यही तो मैंने लिखा था, r डॉट n इक्वल टू d, जहां d परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, इट वाज जस्ट ए कांस्टेंट। तो यहां भी आप r डॉट n को कोई नया कांस्टेंट मान सकते हो, या इस फॉर्मेट में भी रहने दोगे तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ a with position vector a and normal to a given vector n, क्या आ जाएगा? r dot n equal to a dot n। अब इसी का मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख देता हूं बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। इट इज वेरी सिंपल नो। r आपका क्या है? तो r है आपका कोई पॉइंट है तो xi yj zk। a क्या है? कोई फिक्स पॉइंट है तो x1i y1j z1k, और n नॉर्मल वेक्टर है, मान लीजिए ai प्लस bj प्लस ck। तो r माइनस a डॉट n क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप का डॉट ले रहे हैं आप किसके साथ? ai प्लस bj प्लस ck के साथ, एंड दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन इज a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। करेक्ट है बेटा? सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a fixed point with position vector। पोजीशन वेक्टर नहीं, यहां तो कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट a x1 y1 z1
and ठीक है बेटा, passing through a fixed point A and direction ratio of normal to the and direction ratio of vector normal to the plane is A B C। ठीक है बेटा, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट A x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज A B C। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों ने प्लेन की इक्वेशन को देख लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल दिस पॉइंट। तो इसको फटाफट से आप लोग लिखिए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है बच्चों, फटाक से लिख लीजिए इसको। चलिए, कैन आई रब दिस नो? ओके, चलो बेटा, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका दोनों फॉर्मेट देखेंगे हम लोग, वेक्टर में भी देखेंगे और कार्टेशियन में भी देखेंगे। तो इस बार चलिए 2 बार से वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार कार्टेशियन से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बेटा, वेक्टर बोलो कार्टेशियन बोलो एक ही बात है। तो मान लो एक पॉइंट है A x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है B x2 y2 z2 और तीसरा पॉइंट है बेटा C x3 y3 z3। तीनों पॉइंट क्या है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में। एक जनरल पॉइंट ले लो P x y z। ठीक है, एक जनरल पॉइंट ले लो P x y z। मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, A B C। ठीक है, मान लीजिए यहां पे मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। ठीक है जी, बढ़िया। तो PA को मिला दीजिए, AB को मिला दीजिए, BC को मिला दीजिए, मर्जी आपकी, आप PA PB PC किसी तीन को मिला सकते हैं। तो अब ये जो वेक्टर्स आपने फॉर्म किया है PA, ये PB, ये PC, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ठीक है, PA AB AC कर लो, इससे क्या होगा कि एक सिमेट्रिसिटी आ जाएगी हर जगह। AC, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? सारे के सारे एक ही प्लेन में, और सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। इस वजह से क्या होगा कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो इनका डायरेक्शन रेशियो, तो PA का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? PA का डायरेक्शन रेशियो x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1, z माइनस z1। AB का डायरेक्शन रेशियो बता दो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। AC का डायरेक्शन रेशियो बता दो क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब अगर बेटा ये जो तीन आपने लिखे हैं PA PB PC, इनका ये डायरेक्शन रेशियो है और ये क्या है? ये आपस में कोप्लेनर है, इसीलिए कोफिशिएंट डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कायदे से वेक्टर फॉर्मेट में देखते हैं तो PA वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, इस तरीके से लिखते हैं आप। तो आपको क्या करना है? कोफिशिएंट डिटरमिनेंट को 0 कर देना है। तो लिख दो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1,
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये किसके इक्वल हो गया? तो ये इक्वल हो गया 0 के, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कीजिएगा x y z में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है बेटा, तो इसको फटाफट लिख लीजिए और फिर इसी का हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे आगे चल के। तो इसको फटाफट से लिख लें, जल्दी जल्दी लिखें। आई होप कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज क्लियर, बड़ा आसान है, इसमें इस तरह की कोई चीज है भी नहीं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो आइए मान लीजिए ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ए, बी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी, सी का पोजीशन वेक्टर हो गया सी और पी का पोजीशन वेक्टर हो गया आर। तो अभी क्या बात हुई थी? एपी वेक्टर की, आर माइनस ए, फिर किसकी बात हुई? एबी वेक्टर की, आर माइनस बी, और फिर किसकी बात हुई? एसी वेक्टर की, सॉरी एबी वेक्टर इज बी माइनस ए, और किसकी बात हुई बेटा? एसी वेक्टर की, एसी वेक्टर इज सी माइनस ए। तो एपी वेक्टर है आर माइनस ए, एबी वेक्टर है बी माइनस ए, एसी वेक्टर है सी माइनस ए। अभी हमने क्या कहा था कि भैया देखो ये एपी, एबी और एसी वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो अगर ये कोप्लेनर है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा बेटा आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बेटा। चलिए आगे देखिए, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा बेटा 0। अब आप इसको ओपन करोगे, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस आर डॉट बी क्रॉस ए माइनस आर डॉट ए क्रॉस सी, और देखो माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये ए डॉट बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम हो गए। ए डॉट ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि यहां भी दो वेक्टर हो गए। अब आप देखिए ये क्या है? आर बी सी, आर बी ए उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आर उल्टा कर दोगे तो माइनस साइन आ जाएगा ना, बी क्रॉस ए की जगह अगर आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, तो प्लस आर ए बी। यहां पे भी माइनस है ए सी, उल्टा करेंगे ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आर सी ए, और ये उधर जाकर के हो गया बेटा ए बी सी। ठीक है, तो सीक्वेंस में मैं लिख देता हूं एक बार, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए इक्वल टू ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा
vector equation of plane passing through 3 points whose position vector is A, B and C. What is R? R is position vector of any general point on the plane. अब मैं यहां पे आप लोगों को पिछली क्लासेस की एक चीज याद करवाना चाहूंगा कि मैंने लिखवाया था if 4 points with position vector A, B, C and D, 4 points with position vector A, B, C and D are coplanar. और रिजल्ट क्या था बेटा? DAB, DBC, DCA इक्वल टू ABC. ठीक है, उसको याद कीजिए. फोर्थ पॉइंट था D, यहां पे मैंने फोर्थ पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट R, तो D को मैंने R से रिप्लेस कर दिया. अब ये यहां से दोनों का मैच हो गया, दोनों रिजल्ट आपके आ गए. तो यहां तक लिख लीजिए. अभी और हम लोगों को 2-3 डिफरेंट कंडीशंस में प्लेन की इक्वेशन देखनी है बेटा, तो पहले आप लेकिन यहां तक लिख लें, ये जरूरी है, फिर हम लोग आगे देखेंगे. अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, यही कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट लगा देंगे. ठीक है बच्चों, चलिए. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. आई कैन रब. ओके फाइन. बेसिक फंडा यही है बेटा. अब डिफरेंट चैलेंज आएगी, डिफरेंट सिचुएशन आएगा और हम उसमें काम करेंगे. तो चलिए देखते हैं. Equation of the plane that passes through a point A with position vector A and is parallel to given vectors B and C. Equation of plane that passes through a point with position vector A and is parallel to given vectors B and C. ठीक है बेटा. तो B और C के पैरेलल है और A से पास करता है. ठीक है, तो चूंकि B और C के पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एनी वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन. क्या हो जाएगा बेटा, विल बी ऑफ द फॉर्म B क्रॉस C. ये प्लेन आपका B और C के पैरेलल है, तो B क्रॉस C क्या होता है, B और C पे परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा. तो एनी वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस B क्रॉस C. करेक्ट, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, हम हमेशा से अपनी तरफ से क्या मानते हैं बेटा, PR. A fixed point on the plane. क्या दिया हुआ बेटा, A दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है A. तो AP वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, AP वेक्टर हो जाएगा बेटा R माइनस A, एंड R माइनस A इज ऑन द प्लेन and B cross C is perpendicular to the plane. R minus A is on the plane and B cross C is perpendicular to the plane. That's why if I take AP dot B cross C, what will be the result? 0. Correct. So write down this. AP की जगह लिख दीजिए बेटा R minus A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0. R डॉट B क्रॉस C
माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेटा, आर बी सी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं आर बी सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है बेटा। तो अब तक आप देख चुके होंगे, नोटिस किया होगा आपने कि अब हम लोग कंफर्टेबल हो गए, चाहे वेक्टर में डील करना हो चाहे कार्टेशियन सिस्टम में डील करना हो, एक दूसरे से एक्सचेंज करना हो, तो हम लोग उस चीज को अब अपने कन्वीनियंस से कर सकते हैं। हम मजबूर नहीं है कि एक चीज आती है और दूसरी चीज नहीं आती है तो कैसे करें। जब हम अलग अलग पढ़ते हैं ना बेटा, सिर्फ वेक्टर पढ़ते हैं और बाद में 3D पढ़ते हैं, उनको कंबाइन करके नहीं पढ़ते हैं, तो ये वाली दिक्कत आती है कि कुछ बच्चे वेक्टर में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ 3D में। तो अब उनके साथ दिक्कत क्या है कि जो वेक्टर में ज्यादा कंफर्टेबल है उनको अगर 3D वाली अलजेब्रिक इंफॉर्मेशन आ गई तो वो चैलेंज हो गया उनके लिए, और जो 3D में ज्यादा कंफर्टेबल है उनको अगर वेक्टर वाली इक्वेशन आ गई तो ये उनके लिए नया चैलेंज है। लेकिन जब आप एक साथ पढ़ते हैं, वेक्टर इक्वेशन और 3D इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन को साथ में लेके चलते हैं, तब इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए हम लोग कैसे फटाफट इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख लेंगे और उसमें आपको एक सेकंड भी सोचना नहीं पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। मैं बस ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं बेटा। तो जैसे ही आप यहां पे आते हैं, देखिए आर क्या हो जाएगा बेटा, जनरल पॉइंट हो जाएगा। आर हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो रख लीजिए x1 i y1 j z1 के। बी कोई वेक्टर है ऐसे मान लो, a1 i कैप, या बी को b1 से ही रखो, क्या दिक्कत है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, और c भी कोई वेक्टर है, रख लो c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। करेक्ट। देखिए क्या डील कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। r माइनस ए को एक वेक्टर मानो, डॉट बी क्रॉस सी, सो वी आर डीलिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 है, लिख दो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब आपको एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इतना कन्वीनियंट हो जाएगा कि आपको कभी कोई चैलेंज नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर, किसी को समस्या नहीं हुई है, क्योंकि r माइनस ए लिखेंगे बेटा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और उसका हम डॉट ले रहे हैं b क्रॉस c के साथ, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। फटाफट लिख लें आप लोग, यहां तक कोई समस्या ना हो। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, कैन आई रब दिस? यू हैव गॉट 60 सेकेंड्स, 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास, फटाफट लिखिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू
ए गिवन पॉइंट मान लीजिए है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, एंड ए लाइन मान लीजिए है आर इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी। अब कंफ्यूज ना हो जाना, लाइन हम लोगों ने हमेशा ए प्लस लैम्डा बी पढ़ा है, तो आप बी को डायरेक्शन मान लो, इसीलिए मैंने जानबूझ के चेंज किया। यहाँ में पॉइंट कुछ और ले सकता था, बट इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा? हम देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट with position vector a and a line whose equation is r equal to a plus lambda b। ठीक है बेटा? तो अब देखो लाइन है, मान लो ये लाइन है इस तरीके से, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा b, पोजीशन वेक्टर। लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के जो कि है c, कहीं यहाँ पे विचरण कर रहा है, कहीं यहाँ पे घूम रहा है एक पॉइंट जिसको हमने मान लिया कांस्टेंट a। एंड नाउ यू टेक जस्ट ए पॉइंट r, एनी पॉइंट p आप ले लीजिए r। ठीक है बेटा? लेट एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन p with पोजीशन वेक्टर r। ठीक है बेटा? तो अब आप मुझे बताइए कि मैं ए और पी को मिला देता हूं, ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा? आर माइनस ए और बी को भी मिला देता हूं। ठीक है बेटा? ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो ये ए पी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर और ये सी वेक्टर एक ही प्लेन पे है। ये ए पी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर और ये सी वेक्टर एक ही प्लेन पे है। एक ही प्लेन पे है तो ये जो तीन वेक्टर हैं ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। और अगर ये कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c इक्वल टू 0। एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन of plane which is passing through a fixed point with position vector a and passing through a line with equation b plus lambda c। ठीक है बेटा? तो ये आ गया आपका, फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म भी अब बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं बेटा। ठीक है? चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल है, आर को क्या मानते हैं बेटा हम लोग? एक्स वाई जेड। ए को क्या मान लेते हैं? x1 y1 z1। चलो मैं लिख देता हूं, आर को मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए को क्या मानोगे? x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। बी को क्या मानोगे? x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। और सी आपका एक वेक्टर है, इसको मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है? तो r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्टली लिख दीजिए, इतने एक्सपर्ट अब आप हो गए हैं। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, b माइनस ए की जगह हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a b c एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है? तो डायरेक्ट देखो मैंने यहीं से वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फटाफट लिख लीजिए इसको। इट इज वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है? तो अब मैं इसको हटाता हूं।
तो हम लोग फिर देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म। क्या है फॉर्म बेटा? ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two parallel lines। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस। मान लीजिए कि जो दो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन है बेटा r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी एंड r इक्वल्स टू c प्लस म्यू बी। पैरेलल है, दोनों ही जो वेक्टर बी के पैरेलल है। एक पे पॉइंट है ए, दूसरे पे पॉइंट है सी। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। बोथ द लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वी हैव ए पॉइंट ए ऑन दिस, वी हैव ए पॉइंट सी ऑन दिस। सी विथ पोजीशन वेक्टर दिस, ए विथ पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? कुछ नहीं, जैसा हमेशा से करते हैं। टेक एनी पॉइंट पी, एक कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए विथ पोजीशन वेक्टर आर। AC को मिला दो, AP को मिला दो या PC को मिला दो, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर B, ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। AP वेक्टर जो कि है R माइनस A, वेयर व्हाट इज P? P इज पोजीशन, PR इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन एनी जनरल पॉइंट। ठीक है बेटा, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, बट आप इसको समझेंगे। तो AP वेक्टर हो गया R माइनस A, AC वेक्टर हो गया आपका C माइनस A, और बी वेक्टर जो है वो दोनों लाइन ही जब उसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली आपका प्लेन पे वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? वेक्टर कोप्लेनर। और चूंकि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इससे पिछले वाला जो डेरिवेशन था वो और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए मैंने इस बार क्या किया, देखो हल्की सी चतुराई दिखाई है, यहाँ पे b दे दिया। अगर मैं यहाँ पे c देता और यहाँ पे b रखता, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा सी एंड r इक्वल टू b प्लस म्यू सी, तो वो एग्जैक्टली सेम ही आ जाता, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी। अच्छा, वो भी गलत नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलती होती, वो c के पैरेलल था। बट चलो थोड़ा सा जब आप बार बार इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे तो कंफर्टनेस बढ़ जाएगी, आप इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए लिख लीजिए। अब इसी को अगर आपसे बोला जाता है कि इसको क्या करो, कार्टेशियन फॉर्म में लो, तो लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म। आर है जनरल पॉइंट, ठीक है बच्चे, आर वाई एक्स आई वाई जे जेड के। ए को लिख लीजिए x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। सी को इस बार ऐसे ही लिख लो, x2 ही लिख लो, पिछले वाले से याद रहेगा, x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। और बी वेक्टर को लिख लो इस बार ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है बेटा, तो वही सेम कार्टेशियन में देखो मैंने सेम इक्वेशन लिख दी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a b c एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सर क्या हो गया, ये क्या हो गया। सिंपल बात है, तीन वेक्टर लो, कोप्लेनर कर दो, प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। कहीं से भी पकड़ो, ऐसा नहीं था मैं एक ले लेता पी ए, दूसरा ले लेता पी सी, तीसरा मेरा रहता ये ए सी, तब भी बात बनती, तीसरा बी है तब भी बात बनती। तो इससे कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बेटा, तो फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन या इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बच्चे, चलिए इसको मैं हटाता हूं।
क्या देख रहे हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस को a, 0, 0 पे कट करता है, y एक्सिस को 0, b, 0 पे कट करता है, और z एक्सिस को 0, 0, c पे कट करता है। ठीक है, कोई प्लेन है जो x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को, तो यही हो गया ना बेटा, x इंटरसेप्ट क्या हो गया? a। आप ऐसे तो आप समझदार हो, कोई दिक्कत बताने वाली बात है नहीं इसमें, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहें x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा? b, z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चे? c। तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट मैंने यहां पे लिख दिया है। ये चीज है a, b, c। ठीक है, यहां तक कंफ्यूज नहीं होना अब यहां तक। वेरी ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई जनरल पॉइंट है, मान लो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ठीक है बेटा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। मैंने जनरल पॉइंट क्यों कहा? a कैपिटल में क्यों ले लिया? क्योंकि abc स्मॉल में अपन यहां पे ले चुके हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा? x इंटरसेप्ट के लिए y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं इसका x इंटरसेप्ट लिखना चाहूं तो बताइए क्या हो जाएगा? y को भी 0 रख दोगे और z को भी 0 रख दोगे, तो ax इक्वल टू d, x इक्वल टू dy a। तो dy a इज x इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। सिमिलरली अगर मैं y इंटरसेप्ट लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? x और z को इस टाइम पे 0 रखोगे, तो by इक्वल टू d, y इक्वल टू dy b, एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट z इंटरसेप्ट, तो cz इक्वल टू d, z इंटरसेप्ट z क्या हो जाएगा? d by c। करेक्ट। तो ये एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, इसका x इंटरसेप्ट है d by a, y इंटरसेप्ट है d by b और z इंटरसेप्ट है d by c। हमने क्या माना है? हमने बेटा x इंटरसेप्ट को स्मॉल a माना है, y इंटरसेप्ट को स्मॉल b माना है और z इंटरसेप्ट को स्मॉल c माना है। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ठीक है बेटा, d से डिवाइड कर दो, तो इसको लिख सकते हो x अपॉन dy a प्लस y अपॉन dy b प्लस z अपॉन dy c इक्वल टू 1। अब dy a क्या है? a, तो आप लिख सकते हैं x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बेटा ये? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बच्चे, तो ये प्लेन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या है बेटा? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। सो इट इज वेरी सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। फटाफट लिख लीजिए इसको। अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे आज, और फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। तो आप पहले इसको लिख लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बच्चे, चलिए तो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब कोई प्लेन की इक्वेशन है बेटा, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है, या आप लिख सकते हो प्लस डी इक्वल टू 0। इसके लिए
इस प्लेन के अंदर डायरेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ए बी सी। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू मान लो अल्फा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू बीटा, तो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या बोलोगे, ए बी सी। इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या बोलोगे, ए बी सी। इस प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या बोलोगे, ए बी सी। तो ये तीनों प्लेन क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू ax plus by plus cz plus d equal to 0 can be given by ax plus by plus cz plus lambda equal to 0, where lambda is any constant and can be obtained by अदर इंफॉर्मेशन। कोई जो अदर इंफॉर्मेशन होगी उसके थ्रू हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, याद करो स्ट्रेट लाइन में यही काम करते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे पैरेलल कोई लाइन चाहिए था तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में याद करो, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो जो मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है, तो वो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं बच्चे एक एक स्टेप पे। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक और, एंड इट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है बेटा, तो इसको मैं हटाता हूं अभी और आ जाते हैं इस टॉपिक पे। क्या है टॉपिक बेटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो एक प्लेन मान लीजिए है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा प्लेन है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ठीक है बच्चे, अब इस पे पहले ही काफी बातचीत हो चुकी है, अगर ध्यान होगा किसी को तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में भी बात हो चुकी है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना, ये तो पहले से भी आप लोग जानते हो, कैलकुलस वगैरह में भी पढ़ा होगा, एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। ठीक है बेटा, किसी भी दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा जो उसके नॉर्मल के बीच का एंगल है। जनरलाइज कंसेप्ट है ये, एंगल बिटवीन एनी टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट और एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो यहां पे हमारे पास नॉर्मल वेक्टर इजीली अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर के थ्रू ही निकाल देते हैं। मैं वेक्टर में भी बात करूंगा, मैं कार्टेशियन में भी बात करूंगा। तो अभी मैंने कार्टेशियन लिखी है, तो कार्टेशियन के थ्रू बात करते हैं बेटा। डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ। कार्टेशियन में पहले बात हो चुकी है, याद हो पहले ही क्लास में जब डायरेक्शन रेशियो कर रहे थे तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, दूसरा है a2i प्लस b2j प्लस c2 के, उनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकाल के cos थीटा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 फॉर
परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 और आपकी याददाश्त ताजा हो जाए बढ़िया से, इसके लिए एक बार फटाफट बता दो साइन थीटा की वैल्यू निकलवा रखी है वहां पे, कैसे आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चे, क्या थी, b1 c2 माइनस c1 b2 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 होल स्क्वायर एंड दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने लिख रखा था, तो ये cos थीटा भी हो गया, सारी बातें हो गई। अब हम लोग बस 1-2 मिनट और इसी एंगल को हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। किसमें करेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्मेट में। नहीं तो आपको ये सर सारी चीजें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में की और एंगल जो है सिर्फ आप वेक्टर में बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों में बताया जाएगा। यहाँ भी एंगल खाली कार्टेशियन में बताया भी और वेक्टर में बता दूंगे। तो एक प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मान लीजिए r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, n1 डॉट n2 बाई मॉडुलस n1 मॉडुलस n2। ठीक है बच्चे, फॉर पैरेलल n1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2 एंड फॉर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। तो यहां तक आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही करते हैं। प्लेन में बेटा सबसे ज्यादा पढ़ना होता है, मतलब आप लाइन की बात करोगे, डायरेक्शन को, रेशियो डायरेक्शन को, साइन की बात करोगे, सब चीजें छोटी 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 हैं प्लेन के अंदर। बाकियों से एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट देखा है, एक पूरी क्लास इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन देखेंगे, फिर हम लोग दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन देखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, सारी बातें देखी जाएंगी, एंगल बाइसेक्टर देखा जाएगा। तो ऑल टुगेदर देखा जाए तो इसमें काफी चीजें होती हैं और ऐसे भी एंड का टॉपिक है, तो इसमें हम लोग अच्छे से करेंगे। इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल, तो इसीलिए प्लेन को काफी सीरियसली पढ़ना है बेटा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।